महान दानव संप्रदाय का युद्धपोत पीछे मुड़ गया और उसके पीछे केवल विनाश ही रह गया। कुछ ही दिनों में सभी संप्रदाय गायब हो गए, केवल दानव संप्रदाय ही बचा। जैसे जैसे ये खबर फैलती गई, बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि संप्रदायों को क्यों नष्ट किया गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि छोटे संप्रदायों ने उस अधिपति संप्रदाय जैसे शक्तिशाली अस्तित्व को कैसे अपमानित किया। रास्ते में कई अफवाहें भी फैलने लगीं। कुछ अफवाहों में कहा गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये संप्रदाय दानव संप्रदाय पर हमला करने की योजना बना रहे थे। ऐसी अन्य अफवाहें भी थीं जिनमें कहा गया था कि यह महान दानव संप्रदाय का काम नहीं था। और अजीब बात यह है कि ये अफवाहें सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी थीं। ये अफवाहें हितेश के नाम से जुड़ी हुई थीं। बहुत से लोग जानते थे कि एल्डररेन के नाम से जाना जाने वाला एक व्यक्ति था जिसने असुर संप्रदाय के गुरु को मार डाला क्योंकि उसके बेटे ने महान दानव संप्रदाय के एक शिष्य को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अफवाहों के अनुसार इतना कुछ होने के बाद भी एल्डररेन शांत नहीं था। वह इतना परेशान था कि उसने अस्तित्व में मौजूद हर संप्रदाय को खत्म करने का फैसला किया ताकि ऐसा कुछ फिर कभी न हो। हितेश संप्रदाय में वापस लौट रहा था और उसे ये भी एहसास नहीं था कि वह पूरे पूर्वी महाद्वीप में लोकप्रिय हो रहा था। वह महान दानव संप्रदाय के महान बुजुर्गों से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि फेंग यू को छोड़कर वह महाद्वीप में सभी के लिए सबसे भयावह अस्तित्व था। महान दानव संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग केवल तभी किसी राज्य को नष्ट करते थे जब वे सीधे तौर पर नाराज होते थे। संप्रदाय के बुजुर्ग के लिए किसी राज्य को नष्ट करना आसान था। हितेश ने सिर्फ एक राज्य को नष्ट नहीं किया, इसके बजाय उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अस्तित्व में मौजूद हर एक संप्रदाय को नष्ट कर दिया। और वह भी तब जब वह सीधे तौर पर नाराज भी नहीं था। सिर्फ इसलिए कि संप्रदाय का कोई अनुयायी लगभग आहत हो गया था, उसने हर संप्रदाय का सफाया कर दिया। वे ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि अगर उस शिष्य को कुछ हो जाता तो क्या होता, या इससे भी बदतर अगर किसी ने सीधे तौर पर हितेश को नाराज कर दिया होता तो क्या होता। हितेश दानव संप्रदाय का सबसे युवा बुजुर्ग था। वह महाद्वीप में इतना प्रसिद्ध नहीं था और उसके पास कोई उपाधि भी नहीं थी, लेकिन इस बार उसे उपाधि मिली। पूरे महाद्वीप में अब कोई भी उसे उसके नाम से पुकारन एक ही हिम्मत नहीं करता था। हर कोई उसे सिर्फ उसके नए नाम से पुकारता था, राक्षसी बुजुर्ग। इस नाम ने इस महाद्वीप के लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि उसके बारे में कुछ अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर फैलाई गई थीं। कुछ अफवाहों में तो ये भी कहा गया कि हितेश जिन लोगों को मारता था उनका मांस खाता था, या ये कि लोगों को मारते समय वह पागलों की तरह हंसते हुए खून से नहाता था। यहाँ तक कि ऐसी कहानियां अभी प्रचलित हैं कि उसने जिन लोगों की हत्या की थी उनकी आत्माओं को गुलाम बना लिया था। उसकी क्रूरता की कहानियां शराबखानों, बाजारों और यहाँ तक कि घरों में भी दबी आवाज में फैल रही थीं। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी थी, जिससे लगता था कि वह एक राक्षस है। उनके कार्यों के कारण लोग महान दानव संप्रदाय के किसी अनुयायी को नाराज न करने के प्रति और भी अधिक सावधान हो गए। जिन परिवारों के सदस्य महान दानव संप्रदाय में प्रवेश करने में सफल रहे, उनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। शिष्य को अपमानित करना तो दूर की बात है, कोई भी अपने दूर के परिवार को भी अपमानित नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कब हितेश क्रोधित होकर उन्हें मार डालेगा। जो लोग अगले वर्ष संप्रदाय चयन परीक्षा में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे, उनसे बार बार कहा गया कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें और अवसर मिलने पर एल्डररेन को अपना गुरु चुनें। कुछ ही महीनों में हितेश एक अज्ञात राक्षस से इस महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध राक्षस बन गया। अपने बारे में फैली इन सभी अफवाहों से अनजान हितेश बस दृश्यों का आनंद ले रहा था। जबकि जहाज महान दानव संप्रदाय की ओर वापस जा रहा था, रास्ते में उन्हें दूर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दी जो पूरे साल कोहरे से घिरी रहती थी। जहाज का चालक दल इस क्षेत्र में अत्यंत सावधान था तथा पर्वतीय क्षेत्र से यथासंभव दूर रहने का प्रयास कर रहा था। ये तो पहाड़ जैसी क्षति होनी चाहिए। ये कितनी अफसोस की बात है कि तलवार पहले ही उस लड़की ने ले ली है, और मैं यहाँ ये लियांग को पहाड़ पर भेजने की योजना बना रहा था ताकि वह तलवार मेरे पास ला सके। उद्धरण चिन्ह। हितेश द्वारा कुछ दिनों के लिए ये लियांग को अपने सेवक के रूप में चुनने का एक कारण उसे दंडित करना था, लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण तलवार की तलवार थी जी से वह वापस जाते समय अपने साथ ले जाने की योजना बना रहा था। एक सेवक के रूप में ये लियांग को उसके साथ जाना था, इसलिए वह उसके साथ नुकसान के पहाड़ में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। ये लियांग के
ओटा कवच के साथ भी था कि वह तलवार खोजने के बाद बाहर निकलने की योजना बना रहा था। दुर्भाग्य से तलवार पहले ही छीन ली गई थी, जिससे उसकी पूरी योजना बेकार हो गई। ये बस एक बर्बाद हुआ अवसर बन गया। जब वह बर्बाद हुए अवसर के बारे में सोच रहा था, तो उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वह उस नामहीन प्रोफेसर को याद किए बिना नहीं रह सका जिसने सेरा को तलवार और उसके ठिकाने के बारे में बताया था। उस व्यक्ति ने सेरा को 3 चीजों के बारे में बताया था, और वे तीनों चीजें ऐसी थीं जो हितेश चाहती थी। पहली चीज थी प्राचीन विरासत जो उसने सेरा से मारक औषधि के बदले में ली थी। उसने इसे सिस्टम के इनाम के बदले में अपने दूसरे शिष्य को दे दिया। दूसरी चीज थी तलवार ऑफ सेवरेंस जो वह अपने लिए चाहता था। इसे सेरा ने उससे पहले ही ले लिया था जब वह इसे लेने की कोशिश भी कर पाता। तीसरी चीज के लिए यह एलिमेंटल मैनिपुलेशन की पुस्तक थी। सौभाग्य से सेरा के हाथ में आने से पहले ही उसने इसे ले लिया। उन्हें यकीन था कि मूल समयरेखा में ये संभवतः असुर संप्रदाय के गुरु द्वारा खजाने में रखा गया होगा। यह तब तक वहीं रहने वाला था जब तक कि इसे संप्रदाय गुरु के बेटे द्वारा नहीं ले लिया गया और अंततः ये लिया के हाथों में चला गया। हालांकि इस समयरेखा में कुछ अलग था। नामहीन प्रोफेसर की बदौलत अगर सेरा ने इसे पहले नहीं लिया होता तो यह उससे ले लेता। उसे नहीं पता था कि किताब खजाने में नहीं जाएगी। इससे मेरी शंका की पुष्टि होती है। जब हितेश ने शांत मन से इस बारे में सोचा तो वह नामहीन प्रोफेसर और उसकी क्षमताओं के काम करने के तरीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचने में सक्षम हो गया। वह नामहीन प्रोफेसर, भले ही वह भविष्य या खजाने के बारे में कुछ भी देख सकता है, ये केवल मूल समयरेखा के अनुसार ही है। वह संभवतः मेरे या अन्य ट्रांसमिग्रेटरों द्वारा उसकी दुनिया में लाए गए परिवर्तनों को नहीं देख सकता। यदि वह देख सकता तो उसने उसे बताया होता कि पुस्तक महान दानव संप्रदाय में होने जा रही है। अगर ऐसा है तो उसका खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। मूल उपन्यास में मुझे अब तक मर जाना चाहिए था। अगर वह केवल उस समयरेखा को देख सकता है तो मैं उसकी भविष्यवाणी के लिए अदृश्य हो सकता हूँ। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता गया उतनी बड़ी ही ज्यादा उसकी दिलचस्पी अपने सिद्धांत में बढ़ती गई। हालांकि उसे ये भी समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक धारणा थी। वह बिना ये जाने कि उसकी शक्तियां किस प्रकार काम करती हैं, किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकता था। यह अभी भी एक गंभीर धमकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके होठों पर मुस्कान थी। यदि यह एक रक्त संबंधी क्षमता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यदि मैं उसे मार दूं तो मैं इसे चुरा सकता हूं? सके पास भक्षक का रक्त वंश था। हो सकता है कि उसके पास खुद में बहुत सारी क्षमताएं न हो, लेकिन दूसरों के रक्त वंश को खा जाने की क्षमता का अनूठा लाभ उसके पास था। उसका वंश एक भूखे सांप की तरह था जो हर दूसरे वंश को निगल सकता था। जब तक वह इस क्षमता को चुरा लेता, वह इसे अपना बना सकता था और अपने दिल की इच्छानुसार इसका इस्तेमाल कर सकता था। भले ही वह केवल मूल समयरेखा के अनुसार ही देख सके, फिर भी ये बहुत उपयोगी होगा। उन्होंने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के उपन्यास के केवल 200 अध्याय पढ़े थे। बाकी 3 उपन्यासों का तो उन्होंने एक भी पन्ना नहीं पढ़ा था। यदि वह क्षमता उसे मूल समयरेखा देखने की अनुमति देती है, भले ही सीमित सीमा तक, तो भी यह उसके लिए बहुत उपयोगी होगी। लेकिन क्या होगा अगर यह उसके खून की वजह से नहीं है? हितेश ने जोर से सोचा। पिछले कुछ मिनटों में वह कई भावनाओं से गुजरा था। क्या होगा अगर वह छोटी ईसी वंश परंपरागत योग्यता के कारण नहीं जानता? अगर वह मेरी तरह एक पाठक होता तो यह मेरे ज्ञान के समान ही होता। उन्हें नहीं पता था कि दक्षिणी महाद्वीप के उपन्यास में क्या सामग्री शामिल थी। जिस प्रकार अन्य महाद्वीपों के बारे में कुछ बातें डेमन लॉर्ड्स एसेंट में बताई गई थी, उसी प्रकार यह भी संभावना थी कि इन खजानों का उल्लेख एसएसएस रैंक हीरो के पुनर्जन्म में किया गया था। ये सबसे निराशाजनक परिणाम होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि वह भी मेरी तरह एक ट्रांसमिग्रेटर है। हितेश ने एक थका हुआ आह भरा। चीजें इतनी जटिल क्यों हैं? उसने सेलेस्टे के सिर को हल्के से थपथपाया जो उसके कंधे पर बैठी थी। ... जहाज को महाद्वीप में अपनी लंबी यात्रा जारी रखने में आधा दिन बीत गया। जब वे दानव संप्रदाय के पास पहुंचे तो सुबह का समय था। प्रातःकाल की रोशनी में महान दानव संप्रदाय की पर्वत श्रृंखला और भी अधिक भव्य दिखाई दे रही थी। आर्कबिशप नाथनियल ने पर्वत श्रृंखला को देखा, लेकिन दानव संप्रदाय स्वयं दृष्टि से छिपा रहा। यद्यपि ये दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उन्होंने संपूर्ण पर्वत श्रृंखला के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य सुरक्षात्मक अवरोध की उपस्थिति को महसूस किया।
वह महसूस कर सकता था कि इस अवरोध के कारण ही दानव संप्रदाय को अभी तक नहीं देखा जा सका था। लगभग सभी लोग उत्सुकता और चिंता के साथ देख पर एकत्रित हो गए, क्योंकि वे महान दानव संप्रदाय के निकट पहुंच रहे थे। बाहरी शिष्य उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उन्हें आंतरिक संप्रदाय में उनकी पदोन्नति के बारे में सूचित किया जाएगा। साथ ही वे घबराए हुए भी थे। उन्हें चिंता थी कि उनका चयन होगा भी या नहीं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह हितेश के मानक के अनुसार पर्याप्त था या नहीं। इस बीच ये लियांग राहत की सांस लेते हुए देख रहा था। एक बार जब वह संप्रदाय में आ गया तो वह दास्ता से मुक्त हो जाएगा। केवल वे ही जानते थे कि उन्होंने इस यात्रा को कैसे संभाला, जो केवल कुछ ही दिनों की थी। विशेषकर अपनी हंसी के दंड के साथ। जहाज पर मौजूद आधे लोग उसे पागल समझने लगे थे, क्योंकि वह हर दिन अचानक हंसने लगता था। वह अपने भाग्य का शुक्रिया अदा कर रहा था कि जब हितेश और नाथनियल को जहर दिया गया था, तब वह हंसना शुरू नहीं कर रहा था। अगर उस समय उसकी सजा लागू हो जाती तो वह परिणाम की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। सौभाग्यवश उस पर जुर्माना तब लगा जब वह शराब में जहर मिला रहा था। एच को भी राहत मिली कि वह संप्रदाय में वापस लौट रहा था। अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया था तो वह अपने कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। वह अपनी फीनिक्स से फिर से मिलने के लिए भी उत्सुक था। उसे जिया के पास छोड़े हुए कुछ दिन हो चुके थे। अब तक तो वह पूरी तरह ठीक हो जानी चाहिए थी। वह उसे वापस ले जा सकता था, बजाय इसके कि उसे अनाथ की तरह अल्कमी हॉल में रहने दे। युद्धपोत सुरक्षात्मक अवरोध को भेद कर संप्रदाय में प्रवेश कर गया। अब जाकर वह सुंदर संप्रदाय दृष्टिगोचर हुआ जो विशाल पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ था। नाथनियल ने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब वह वास्तव में किसी दूसरे अधिपति के डोमेन को देख रहा था। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जगह वाकई खूबसूरत लग रही थी। शानदार है ना? हितेश ने आर्कबिशप के हाव भाव देखकर पूछा। वाकई शानदार है। ये पवित्र साम्राज्य से थोड़ा ही कम शानदार है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, आर्कबिशप नेथेनियल ने उत्तर दिया। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। युद्धपोत जल्द ही मिशन हॉल में पहुंच गया और जमीन पर उतर गया। हितेश नाथन छोटी ईयल के साथ बाहर निकल गया और जल्द ही बाहरी शिष्य भी उसके पीछे पीछे चले गए। आपका स्वागत है, डेमोनिक एल्डर, मिशन हॉल मास्टर ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ हितेश का स्वागत किया। राक्षसी बुजुर्ग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हितेश को समझ में नहीं आया कि मिशन हॉल मास्टर किस बारे में बात कर रहा था। मिशन हॉल मास्टर ने कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने हितेश को केवल बाहरी शिष्यों के साथ मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी। उसके बाद ही वह आर्कबिशप की ओर मुड़ा। उस आदमी के वस्त्र को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वह कहां से था। मुझे नहीं पता था कि आप किसी मेहमान के साथ वापस आ रहे हैं। मिशन हॉल मास्टर लंबे समय से इस संप्रदाय का हिस्सा थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने पवित्र चर्च से किसी को यहां आते देखा था। वह पवित्र चर्च के आर्कबिशप हैं। हितेश ने बताया कि कैसे वह अपने मिशन के दौरान आर्कबिशप से मिला और क्यों उसने उसे संप्रदाय में लाने का फैसला किया। ये दो अधिपतियों के बीच का मामला था, इसलिए उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। मैं समझ गया। पवित्र पुजारिन ने संप्रदाय प्रमुख को एक पत्र भेजा है। यह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि हॉल मास्टर को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हितेश पर विश्वास किया। ऐसी बात के बारे में झूठ बोलना असंभव था, खासकर जब इतने सारे गवाह थे। ऐसी स्थिति में आप अतिथि को संप्रदाय प्रमुख के पास ले जा सकते हैं। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। हितेश ने सोचा था कि हॉल मास्टर नाथनियल को संप्रदाय मास्टर के पास ले जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि यह कार्य भी उसे सौंप दिया गया था। मैं उस स्थिति में उसे ले जाऊंगा। उन्होंने सहमति व्यक्त की, साथ ही पत्र की विषय वस्तु के बारे में भी थोड़ा उत्सुक थे। उसने नतनेल को अपने साथ आने को कहा, लेकिन जब वह जा रहा था तो उसने बाहरी शिष्यों को देखा जो उसके साथ एक मिशन पर गए थे। ओह हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन सभी 10 ने मिशन में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या आप उनके लिए एक आंतरिक शिष्य पद की व्यवस्था कर सकते हैं? उन्होंने मिशन हॉल मास्टर से पूछा, जो सभी मिशनों के लिए पुरस्कारों का प्रबंध करता था। आंतरिक शिष्य का पद, लेकिन वे बाहरी संप्रदाय में भी सबसे कमजोर हैं। मिशन हॉल मास्टर को इस मांग से सहमत होना मुश्किल लगा। क्या होगा अगर मैं उनमें से प्रत्येक को 1000 योगदान अंक दूं? हितेश ने भौहें सिकोड़ी। वह मिशन हॉल मास्टर के पास गया और अपने होंठ बूढ़े आदमी के कानों के करीब ले गया।
मैंने उन्हें यह इनाम देने का वादा किया था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना वादा तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। उसने हॉल मास्टर से पूछा। दानव संप्रदाय में सभी हॉल मास्टर्स का पद एक जैसा नहीं था। जबकि कीमिया हॉल मास्टर महान एल्डर था, ट्रेजर हॉल मास्टर एक साधारण एल्डर था। मिशन हॉल मास्टर भी एक एल्डर से ज्यादा कुछ नहीं था। सबसे बुजुर्ग होने के बावजूद भी उसका पद सबसे कम था। हितेश जिया पर उसी तरह दबाव नहीं डाल सकता था, लेकिन वह मिशन हॉल एल्डर पर थोड़ा दबाव जरूर डाल सकता था, खासकर तब जब यह इतनी बड़ी बात नहीं थी। मिशन हॉल के एल्डर ने घबराकर सांस रोकी। अगर वह कोई और एल्डर होता तो वह अपनी बात पर अड़ा रहता, लेकिन हितेश कोई और एल्डर नहीं था। हितेश वह व्यक्ति था जिसे संप्रदाय गुरु ने स्वयं इस संप्रदाय में लाया था। उसने यह मिशन भी उसे ही सौंपा था, किसी अन्य एल्डर को नहीं। हितेश के संप्रदाय गुरु के करीब होने के बारे में पहले से ही कई अफवाहें थीं। जैसे कि ये अफवाहें काफी नहीं थीं, अब ऐसी अफवाहें भी फैल गईं कि वह अपने द्वारा मारे गए लोगों का खून पीता था और उनका मांस खाता था। यह मिशन हॉल एल्डर को डराने के लिए काफी था। मैं इसे पूरा करूंगा। बहुत बेहतर। हितेश ने बूढ़े आदमी के कंधों को थपथपाते हुए मुस्कुराया। कभी कभी उसे ऐसी प्रतिष्ठा रखने में बहुत मजा आता था जिससे दूसरे लोग डर जाते थे। इससे कुछ चीजों को संभालना बहुत आसान हो जाता था। उसने 10 शिष्यों की ओर देखा, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। वह नथानिएल के साथ बस मुख्य क्षेत्र की ओर उड़ गया। शिष्यों ने हितेश को जाते हुए देखा। उनमें से कुछ लोग उत्साहित थे कि अब वे आंतरिक शिष्य बन गए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी निराश थे। उनमें से एक भी व्यक्ति को एल्डर रेन ने अपना शिष्य नहीं चुना। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास एल्डर रेन की अनुशंसा है। केवल वह नाम ही आपको आंतरिक संप्रदाय में आने वाली कई परेशानियों से सुरक्षित रखेगा। हितेश को दूर से गायब होते देख बूढ़े आदमी ने आह भरी। आंतरिक संप्रदाय बाहरी संप्रदाय से ज्यादा अव्यवस्थित था। यहाँ शिष्यों के लिए लगभग कोई नियम नहीं थे। उन्हें दूसरे शिष्यों को लूटने या उन्हें मारने की भी अनुमति थी, बशर्ते वे इसके परिणाम भुगत सकें। यह विशेष रूप से नए आंतरिक शिष्यों के लिए बदतर था, जिन्हें अक्सर उनके संसाधनों से वंचित कर दिया जाता था। हालांकि एल्डर रेन ने खुद इन शिष्यों को नहीं लिया था, लेकिन यह एक तथ्य था कि उन्होंने उनकी सिफारिश की थी। बूढ़ा आदमी जानता था कि यह केवल समय की बात है कि तुम आंतरिक संप्रदाय में फैल जाओ, और केवल मूर्ख ही राक्षसी बुजुर्ग द्वारा अनुशंसित किसी व्यक्ति को लूटने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आइए। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनके साथ मिशन हॉल के अंदर चले। मिशन हॉल के बाहर सिर्फ ये लियांग ही बचा था। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो गई। आपको एक नया कार्य प्राप्त हुआ है। जब वह चला गया तो उसके सामने एक स्क्रीन तैरती रही। ... हितेश दानव संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गया, जो एक अवरोध द्वारा संरक्षित था। हालांकि यह अवरोध किसी को भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोकता था जब तक कि वे संप्रदाय का हिस्सा थे। इसके बजाय उसने गार्डों को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत कर दिया। जैसे ही हितेश बैरियर के पास पहुंचा, गार्ड आ गए और उसका रास्ता रोक दिया। सौभाग्य से इस बार वह अंदर नहीं घुस रहा था। उसके पास उचित कारण था। हितेश के समझाने के बाद गार्डों ने उसे जाने दिया, लेकिन उन्होंने उसे पवित्र चर्च के आर्कबिशप के साथ अकेले जाने नहीं दिया। गार्डों का नेता हितेश के साथ था। साथ में कुछ अन्य गार्ड भी थे जो नाथानिएल पर नजर रख रहे थे। जल्द ही हितेश मुख्य क्षेत्र के केंद्र में पहुंच गया, जहां उसने एक महल जैसी संरचना देखी। उसने हमेशा सोचा था कि यह वह जगह है जहां फेंग यू रहता था, लेकिन जब उसने आखिरी बार शियू यंग की तलाश में इस जगह पर घुसपैठ की तो उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। संप्रदाय गुरु अंदर हैं। मैं जाकर उन्हें सूचित करूंगा। आप बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं। रक्षकों के नेता ने महल में प्रवेश करने से पहले हितेश से कहा। कुछ मिनट बाद वह बाहर निकला। आप प्रवेश कर सकते हैं। हितेश और नाथानिएल प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, लेकिन गार्ड ने हितेश को रोक दिया। एल्डर रेन, अभी केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति है, इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें। हितेश ने सोचा कि अगर वह पत्र वितरित होने के समय नाथानिएल के साथ होता तो वह पत्र की विषय वस्तु का पता लगा सकता था। यही एक कारण था कि वह पहली बार यहां आया था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें नाथानिएल के साथ जाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि वह जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने एक तरफ कदम बढ़ाया और नाथानिएल को अंदर आने दिया। हालांकि उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सेलेस्टे के सिर पर थपथपाया, जिससे उसे संकेत मिला। सेलेस्टे समझ गई कि वह क्या चाहता है और नाथानिएल के साथ महल के अंदर उड़ गई।
तो क्या हुआ? वे उसे पत्र की विषय वस्तु नहीं बताने वाले थे। उसके पास उत्तर पाने के अन्य तरीके भी थे। हितेश चुपचाप महल के बाहर नेथेनियल की मीटिंग खत्म होने और सेलेस्टे के लौटने का इंतजार कर रहा था। उससे थोड़ी दूर पर गार्ड्स का लीडर भी इंतजार कर रहा था। यह मौन काफी देर तक कायम रहा, फिर उसे गार्डों के नेता ने तोड़ा। बड़े रेन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हम आगे बढ़ो। हितेश को यकीन नहीं था कि गार्ड्स का नेता उससे क्या पूछने वाला था। यह आदमी दिखने में तो सीधा साधा था, लेकिन वह इससे बिल्कुल अलग था। कहा जाता था कि वह किसी बड़े बुजुर्ग की तरह ताकतवर था। इसलिए किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर वह गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा था। कुछ समय पहले आपका फीनिक्स कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गया। क्या हुआ? हितेश ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, जैसे वह पहली बार इसके बारे में सुन रहा हो। गार्ड्स के लीडर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस दिन हमें कुछ पदचिह्न भी मिले थे। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, है न? पदचिह्न? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मेरी चिड़िया अभी छोटी है, इसलिए जब मैं सो रहा होता हूं तो उसे हर जगह उड़ना पसंद है। लेकिन मुझे संदेह है कि वह कहीं भी पदचिह्न छोड़ेगी। वे मानव पदचिह्न थे, गार्डों के नेता ने कहा। विकल्प 1, स्वीकार करें कि ये आपके पदचिह्न थे। पुरस्कार, एक यादृच्छिक कौशल दुर्लभ। विकल्प 2, उस आदमी को समझाएं कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। पुरस्कार, एक यादृच्छिक शीर्षक उच्च स्तर। विकल्प 3, कोई स्पष्टीकरण न दें। पुरस्कार, एक यादृच्छिक कलाकृति उच्च स्तर। विकल्प 4, आप पर संदेह करने के लिए उसे दोषी ठहराएं और क्रोधित हो। पुरस्कार, एक यादृच्छिक आंकड़ा जोड़ 5। वे मेरे कदमों के निशान थे। तुम सही हो, हितेश ने बिना कुछ सोचे कहा। आपको एक यादृच्छिक कौशल से पुरस्कृत किया गया है, कौशल एकीकरण। कौशल एकीकरण, आप 2 या अधिक कौशलों को मिलाकर एक नया कौशल बना सकते हैं। विलय के लिए प्रयुक्त कौशल हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे और इस प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता। चूंकि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, मुझे डर है कि मुझे। गार्ड्स के नेता ने आह भरी। हितेश ने पहले ही अपराध कबूल कर लिया था। एल्डर्स को बिना अनुमति के कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। भले ही हितेश एक एल्डर था, लेकिन कोर क्षेत्र के नियमों को तोड़ने के लिए उसे गिरफ्तार किया जाना था। वह आंशिक रूप से उम्मीद कर रहा था कि हितेश अनभिज्ञता का नाटक करेगा। वैसे भी उसके पास इसके बारे में ज्यादा सबूत नहीं थे, लेकिन वह ये देखकर भी हैरान था कि हितेश ने इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया। तुम सही हो, मैं महान बुजुर्गों के तकिए चुराकर भागने के लिए इस जगह में घुसा था, हितेश ने आगे कहा। लेकिन डरने के बजाय उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। क्या तुमने सोचा था कि मैं यही कहूंगा? उसने आगे पूछा। तुम कितना बेवकूफाना सवाल पूछ रहे हो। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? उद्धरण चिन्ह। कोर क्षेत्र में ऐसा क्या है कि मुझे यहां आकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े? तुम गार्ड्स के नेता के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तो क्या हितेश ने जो किया वह स्वीकारोक्ति नहीं बल्कि व्यंग्य था? लेकिन वे पदचिह्न, मैं उन कुछ कदमों की परवाह क्यों करूं जिन्हें मैंने देखा ही नहीं? सभी घुसपैठियों को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप अपना काम मुझ पर डाल रहे हैं? मुझे मत बताइए कि कोर क्षेत्र के गार्ड इतने बेकार हैं कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। उस रात तुम्हारा फीनिक्स। मेरे फीनिक्स का क्या? सिर्फ इसलिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट यहां आया, तुमने सोचा कि मैं भी यहां आऊंगा? ये कैसा तर्क है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने फीनिक्स से गोंद या किसी चीज से चिपका हुआ हूं? हितेश ने उस आदमी को अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया और फिर पलटवार किया। गार्ड्स के लीडर के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा इरादा आपको दोष देने का नहीं था। मैं तो बस एक सवाल पूछ रहा था। अपना प्रश्न अपने अधीनस्थों से पूछो। ऐसा लगता है कि लोग कोर क्षेत्र के रक्षकों को सचमुच बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। हितेश ने जवाब दिया। अगर आपकी बातें सच हैं, तो आप लोगों ने एक घुसपैठिए को कोर क्षेत्र में घुसने दिया और आप उसे पकड़ भी नहीं पाए। जैसी कि उम्मीद थी, आपकी प्रतिष्ठा बेकार है। हितेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोलना बंद कर दिया। वह झूठे आरोप लगने से काफी परेशान लग रहा था। हालांकि वह अंदर ही अंदर हंस रहा था। वह गार्डों के नेता पर नहीं हंस रहा था। इसके बजाय वह अपनी किस्मत पर हंस रहा था। मेरे प्यारे सिस्टम, इस मीठे इनाम के लिए धन्यवाद। सिस्टम ने पहले भी कई बार उसके साथ धोखा किया था। अक्सर ऐसा नहीं होता था कि उसे विकल्पों का फायदा उठाने का मौका मिले क्योंकि वे अस्पष्ट थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैं सच में माफी मांगता हूं। ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दबाजी में था। गार्ड्स के नेता ने हितेश से फिर कोई सवाल नहीं किया।
उसने माफी मांगी और चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी संदिग्ध था। मुख्य हॉल के अंदर फैंग यू हाथ में एक पत्र लिए बैठी थी। उसके सामने पवित्र चर्च के आर्कबिशप चुपचाप खड़े थे। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। उसने पत्र एक तरफ रख दिया और आर्चबिशप को वहां से चले जाने को कहा। अगर हमें कोई जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पवित्र पुजारिन को कुछ बताना है। आर्चबिशप ने अपने शब्दों में बहुत सावधानी बरतते हुए कहा। फैंग यू के सामने उसे वैसा ही दबाव महसूस हुआ जैसा उसने पवित्र पुजारिन के सामने महसूस किया था। यहाँ तक कि उसका दिल भी कुछ हद तक डगमगा रहा था। फैंग यू ने आर्चबिशप से कहा, उसे बताओ कि मैं किसी को भेजूंगा। आर्चबिशप ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हम इसका इंतजार कर रहे हैं, नाथनियल ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। जब आप जाएं तो रेन को अंदर आने के लिए कहें, फैंग यू ने कहा। उसकी आंखें तेज थी क्योंकि वे नाथनियल का पीछा कर रही थी। नाथनियल चुपचाप भव्य हॉल से बाहर निकल गया। फैंग यू ने आर्कबिशप को जाते हुए देखा। उसकी नजर फिर से उसके पास पड़े पत्र पर गई। वह धूर्त औरत, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, गार्डों के नेता ने महल के द्वार से बाहर निकलते हुए नाथनियल से कहा। अपना मिशन पूरा कर लेने के बाद नेथेनियल के यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। संप्रदाय के गुरु ने पत्र पहुंचाने के अलावा उसकी उपस्थिति के लिए कुछ नहीं कहा था। इसके अलावा, हालांकि वे पश्चिमी महाद्वीप से उतनी नफरत नहीं करते थे जितनी दक्षिणी महाद्वीप से करते थे, फिर भी वे बिल्कुल मित्र भी नहीं थे। नाथनियल ने सिर हिलाया क्योंकि वह कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था। उसका काम पूरा हो चुका था और अब वह घर की लंबी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, भले ही जहाज की अनुपस्थिति में यह यात्रा थका देने वाली होने वाली थी। तुम्हारे संप्रदाय के गुरु तुम्हें देखना चाहते हैं, उसने हितेश को बताया जब वह आगे बढ़ा। ओह, और मैं वास्तव में आशा करता हूं कि तुम्हारा चयन हो जाए। तुम्हें हमारी देवी के आशीर्वाद से बनाई गई अद्भुत दुनिया को देखने का अवसर मिल सकता है। किस लिए चुना गया? हितेश ने पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी का भाव झलक रहा था। उसका शेड्यूल पहले से ही व्यस्त था और उसे आखिरी चीज जो चाहिए थी वो थी एक और जिम्मेदारी। अगर हो सके तो वो तुरंत खुद को माफ करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहता था और वापस भाग जाना चाहता था। आप मुझे कब तक इंतजार करवाएंगे? फैंग यू की आवाज सीधे उसके कानों में गूंजी, जिससे उसकी झिझक टूट गई। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए हितेश ने आह भरी और महल के अंदर कदम रखा। ये पहली बार था जब वह महल में प्रवेश कर रहा था। हालांकि उसने उपन्यास में इस जगह का वर्णन कई बार पढ़ा था। जगह पूरी तरह से वर्णन से मेल खाती थी। नहीं, यह उसकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये वाकई एक शाही महल जैसा था। फैंग यू अपने शांत और संयमित व्यवहार के साथ हॉल के अंत में बैठी थी। मैंने सुना है कि इस यात्रा में तुम्हें एक बहुत अच्छी उपाधि मिली है, उसने पूछा। क्या ये राक्षसी एल्डर था? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, हितेश ने और भी अधिक उलझन में पड़ते हुए पूछा। ये दूसरी बार था जब उसने यह उपाधि सुनी थी जब वह वापस लौटा था। पहली बार तब जब मिशन हॉल एल्डर ने उसे संबोधित किया था और अब आप पूर्वी महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, संप्रदाय के गुरु ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात की परवाह करने के लिए बहुत आलसी है। उसने अपना हाथ हिलाया और जो पत्र उसे मिला था वह सीधे हितेश की ओर उड़ गया। हितेश ने पत्र देखा और वह और भी हैरान हो गया। फैंग यू उसे पवित्र पुजारिन द्वारा भेजा गया पत्र क्यों दिखा रहा था? उसने सोचा था कि वह केवल सेलेस्टे की बदौलत ही इसकी सामग्री के बारे में जान सकेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला उसे सीधे तौर पर सब कुछ दिखा देगी। कागज सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वह उसके हाथ में था तो उसे ऐसी बनावट महसूस हुई जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि पूरा पत्र पवित्र पुजारिन की दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। सिर्फ इसलिए कि उसने ये पत्र लिखा था, ये कागज का टुकड़ा दिव्य शक्ति से आशीर्वादित वस्तु बन गया। इसे छूने मात्र से हितेश को सुखद अनुभूति हुई, मानो एक गर्म रोशनी उसके शरीर में फैल रही हो। उन्होंने इस अनुभूति में अपना ध्यान नहीं खोया और शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। शब्दों को पढ़ने से भी उनके दिमाग पर काफी दबाव पड़ता था। ऐसा लगता था कि इन शब्दों को पढ़ने में ही उनकी मानसिक शक्ति खत्म हो गई थी। यह पवित्र चर्च ऐसा क्यों करेगा? हितेश ने ये पत्र पढ़ने के बाद पूछा। ये कहानी में एक और बदलाव था जिसके बारे में उसने कभी नहीं पढ़ा था। ऐसा होना नहीं चाहिए था, कम से कम उस समय तक तो नहीं जब तक उसने पढ़ा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी को तो वहां जाना ही होगा, फेंग यू ने उसकी कलाई को हल्के से रगड़ते हुए कहा। हितेश ने देखा कि वह अपनी कलाई को ठीक उस जगह पर रगड़ रही थी जहां विवाह का धागा होना चाहिए था। हालांकि वह इसे देख नहीं सकती थी, फिर भी उसे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। वह इस असहजता का कारण नहीं समझ पा रही थी और कभी कभी अपनी कलाई को रगड़ रही थी। कृपया मुझे बताएं कि क्या आप मुझे वहां भेजने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? उसने पूछा। उसकी बुरी भावना और भी प्रबल हो गई। मैं नहीं हूं, फेंग यू ने जवाब दिया। जैसे ही हितेश राहत की सांस लेने वाली थी, उसने आगे कहा, मैं आपको अकेले भेजने के बारे में नहीं सोच रही हूं। एल्डर ली और एल्डर झांग भी आपके साथ जाएंगे। आप तीनों ने हाल ही में एक एक शिष्य लिया है, उन्हें भी ले जाए। राहत की सांस सतह तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। एल्डर ली और एल्डर झांग, यह अकेले जाने से भी बदतर था। एल्डर ली वह फ्रॉस्ट लेमन था जो मुख्य पात्र का स्वामी था, और वह वही व्यक्ति था जिसे उसने हाल ही में परेशान किया था। जहां तक झांग वेई की बात है, वह भी अपने आप में एक बुरा सपना थी। वह पहली बुजुर्ग थी जिसके साथ उसने इस दुनिया में आने पर बातचीत की थी। संप्रदाय प्रवेश परीक्षा के बाद से उसने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की थी। अगर वह हो तो वह उस राक्षसी से दूर रहना चाहता था, और अब वह उन दोनों के साथ फंस गया था, और वह भी ऐसी किसी बात के लिए। यह एक जाल हो सकता है, हितेश ने कहा। दुर्भाग्य से, फेंग यू ने बस इतना पूछा, तो मैं अपने बारे में चिंता नहीं करता, लेकिन अगर यह एक जाल है तो एल्डर झांग और एल्डर ली भी मर सकते हैं, हितेश ने समझाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, फेंग यू ने अपनी भावनाओं में ज्यादा बदलाव किए बिना उत्तर दिया। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? हितेश के होंठ निराशा में फड़क उठे। अगर वह मर गया तो वह बदला क्या लेगा? ऐसा लग रहा था कि वह इस मौके का इस्तेमाल ये देखने के लिए कर रही थी कि वे क्या जाल बिछा सकते हैं। उसने तो ये भी सोचा कि वह वास्तव में उन्हें चोट पहुंचाना चाहती थी ताकि उसे संधि तोड़ने और पश्चिमी महाद्वीप पर आक्रमण करने का बहाना मिल सके। आप तीनों अगले सप्ताह प्रस्थान करेंगे। आप तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले कि हितेश कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपना हाथ हिला दिया। क्यूई ने हितेश को घेर लिया और उसे जबरदस्ती महल से बाहर भेज दिया। वह भी हितेश महल के बाहर उतरा, लगभग जोर से गाली देते हुए। इससे पहले कि हितेश फेंग यू को श्राप देना पूरा कर पाता, वह अचानक रुक गया क्योंकि उसकी नज़र गार्ड्स पर पड़ गई थी। सौभाग्यवश उन्होंने सही समय पर खुद को रोक लिया और अपना वाक्य पूरा नहीं किया। मुझे लगता है मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, उन्होंने महल की भव्य संरचना की ओर देखते हुए कहा। अगली बार मैं तुमसे सिर्फ एक फूलदान ही नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ चुराऊंगा, उसने उड़ते हुए सोचा। पहले से ही अपनी समस्याओं से परेशान हितेश ने खुद को एक बार फिर अप्रत्याशित घटनाक्रम में फंसा पाया। उसे पश्चिमी महाद्वीप भेजा जा रहा था। पवित्र चर्च ने मुझे अपने मामलों में शामिल करने के लिए इससे बुरा समय नहीं चुना होगा। क्या वे मेरा काम खत्म होने तक कुछ महीने इंतजार नहीं कर सकते थे? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा जब वह मुख्य क्षेत्र से बाहर निकल गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसे जो पत्र दिखाया गया था वह हॉल के अंदर गिर गया। हालांकि एक छोटी सी बात थी जिस पर उसका ध्यान नहीं गया था। जब उसने पत्र को छुआ तो उसके पेंडेंट ने बहुत ही मामूली प्रतिक्रिया दिखाए। गहरे हरे रंग के पेंडेंट के भीतर एक छोटी सी सुनहरी रोशनी क्षण भर के लिए टिमटिमा उठी। वह प्रकाश तभी लुप्त हुआ जब पत्र उसके हाथ से गिर गया और वह दिव्य ऊर्जा से अलग हो गया। ... पवित्र साम्राज्य के शाही महल की गहराई में एक जहरीली तलवार ने एक बार फिर भयंकर प्रतिक्रिया शुरू कर दी। दुर्भाग्यवश दैवी शक्ति ने उसे बंधनों में जकड़ रखा था। पवित्र सम्राट को इस अजीब घटना के बारे में तुरंत सूचित किया गया। वह अपने मंत्रियों के साथ बैठक में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इसकी सूचना मिली, वह तुरंत कक्ष से बाहर निकल गए। उसके सभी मंत्री एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पवित्र सम्राट अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया है। छोटी ईरा उसे क्या सूचना मिली थी जिससे वह इतना चिंतित था? पवित्र सम्राट तेजी से नीचे की ओर भागा, लेकिन जब तक वह सीलिंग कक्ष में पहुंचा, तलवार ने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया था। ऐसा अक्सर होता रहता है। आखिर हो क्या रहा है? उस गद्दार की तलवार इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया कर रही है? जो तलवार उसकी मौत के साथ ही सो गई थी, वह अब क्यों जाग रही है? उसने खामोश तलवार को देखा। उसकी चिंता अभी भी उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। वह भूला नहीं था कि यह तलवार किसकी थी और उस व्यक्ति ने उसके लिए क्या किया था कि उसे मार दिया गया। पवित्र पुजारिन कहती हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है।
लेकिन क्या सच में ऐसा है? उसने खुद से पूछा। दुर्भाग्य से वह भी जानता था कि उसके पास जवाब पाने का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ नेक्रोमेंसर टॉवर का खतरा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ये तलवार। अगर यह वाकई किसी बुरे शगुन का संकेत है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह शगुन हमारी धरती पर कभी पैर न रखे। काफी देर की चुप्पी के बाद वह पलटा और चला गया, लेकिन उसने जहरीली तलवार की मूठ पर एक छोटी सी सुनहरी चमक नहीं देखी जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी। डॉट 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 डॉट। हितेश अपने घर या कहीं और वापस नहीं गया। संप्रदाय के गुरु से दूर होने के बाद उसका पहला गंतव्य कीमिया हॉल था। किसी भी अन्य काम से पहले वह अपनी फीनिक्स की जांच करना चाहता था और उसे घर ले जाना चाहता था। वह कीमिया हॉल के सामने उतरा और उसने वही गार्ड देखे जो पिछली बार उसके आने पर यहां थे। गार्ड्स ने भी उसे देखा और उनके होंठ फड़कने लगे। उन दोनों को याद आया कि कैसे उन्होंने एल्डरली को पीटा था, क्यों कि उन्होंने हितेश की बदौलत उसे भ्रमित कर दिया था। ऐसा लगता है कि अब आप मेरी पहचान पहले से ही जानते हैं, हितेश ने गार्ड से पूछा। एल्डर रेन, क्या आप जानते हैं कि आपके छोटे से मजाक के कारण एल्डरली को हॉल मास्टर ने पीटा था? मेरे कारण? कैसे? हितेश ने उनसे अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला था और एल्डरली के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की थी। उसे समझ में नहीं आया कि एल्डरली को सिर्फ इसी वजह से कैसे पीटा जा सकता है। पहरेदारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि आसपास कोई और तो नहीं है। अब तक उन्होंने अपनी गलती के बारे में किसी को नहीं बताया था, यही कारण था कि वे अभी भी यहां काम कर रहे थे। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उन्होंने उस रात हितेश के जाने के बाद जो कुछ हुआ था उसे सब बताया। शुरू में तो हितेश ने पूरी गंभीरता से सुना, लेकिन अंत में वह खुद पर काबू नहीं रख सका और जोर से हंसने लगा। और यहाँ मुझे लगा कि मेरी किस्मत खराब है, उन्होंने कीमिया हॉल में चलते हुए गार्डों के कंधों को थपथपाते हुए कहा। किसी भी स्थिति में उसे अल्कमी हॉल की काली सूची से हटा दिया गया था, इसलिए उसकी असली पहचान जानने के बावजूद भी गार्ड उसे रोक नहीं सके। एल्डर रेन, कीमिया हॉल मैनेजर ने हितेश को देखा। उसे अपने पास बुलाने के बजाय वह उसके लिए आए जैसे कि वह एक बहुत ही कीमती मेहमान था। जिसने भी उसकी प्रतिक्रिया देखी उसे यकीन करना मुश्किल हो गया। कीमिया हॉल महान बुजुर्ग का था। यहाँ कोई भी बुजुर्ग आए उनके साथ एक आम इंसान की तरह व्यवहार किया जाता था। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इस तरह से व्यवहार करते देखा था। क्या उसने एल्डर रेन कहा? हाँ, तुम्हारा मतलब राक्षसी बुजुर्ग से है, वह जो खून पीता है। कुछ शिष्यों ने अफवाहें सुनी और वे डरकर पीछे हट गए। इस बीच कई अन्य लोग हितेश को विस्मय भरी आंखों से देख रहे थे। वर्तमान में हितेश को संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग माना जाता था। जहां एक और लोगों की हत्या करने और उनका खून पीने की अफवाहों ने उन्हें भयभीत कर दिया, वहीं दूसरी ओर वे संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से बदला लेने के लिए उसे अपना आदर्श भी मानने लगे। क्या पिएं? हितेश भी उस पर मिल रहे ध्यान के स्तर से आश्चर्यचकित था, लेकिन जब उसने सुना कि लोग उसे किस तरह से संबोधित करते हैं तो वह और भी अधिक हैरान हो गया। उनका क्या मतलब था कि उसने जिन लोगों को मारा था उनका खून पिया था, या जब वे जीवित थे तो उनका मांस खाया था? आखिर उन्होंने अपने मन में किस तरह का राक्षस बनाया था? हालांकि उसे इन अफवाहों से नफरत थी, लेकिन उसने स्पष्टीकरण देने की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार लोगों का उससे डरना ही बेहतर था। आप मेरे साथ पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर व्यवहार कर रहे हैं। हितेश ने अल्कमी हॉल मैनेजर पर ध्यान केंद्रित किया। कौन नहीं करेगा? हॉल मास्टर ने मुझे पहले ही बता दिया है कि आप उच्च 7वीं श्रेणी के कीमियागर हैं, उससे भी ऊंचे। उसने कहा कि आपके साथ हॉल मास्टर जैसा व्यवहार किया जाएगा और आपको आधी कीमत पर सभी जड़ी बूटियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। हितेश ने जब उसकी बातें सुनी तो वह वहीं जम गया। वह उसका मुंह बंद करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके आसपास के लगभग सभी लोगों ने उसकी बातें सुनी। क्या एल्डर रेन महान एल्डरजिया से बेहतर कीमियागर है? हॉल में उपस्थित लोगों में हंगामा मच गया। हितेश ने अल्कमी हॉल मैनेजर के सिर पर हल्के से थपथपाया। एक लाउडस्पीकर ले लो और पहाड़ की चोटी से चिल्लाकर इसके बारे में बताओ। यहाँ क्यों रुकना है? हितेश नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह 7वीं कक्षा का कीमियागर है। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी ईजिया को उसकी कीमियागिरी के स्तर के बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। न केवल उसे यह पता चला, बल्कि उसने किसी और को भी बताया, और किसी और ने तो और भी बुरा किया, जो सबके सामने इस बारे में बात कर रहा था। यहाँ जो लोग हैं, ध्यान से सुनो। उन्होंने हॉल में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आज जो तुमने सुना उसे भूल जाओ।
अगर तुमने किसी और को बताया तो अगली बार शायद मुझे तुम्हारा खून चखना पड़े। जिन लोगों ने उसकी धमकी सुनी वे गहरी सांस लेते रहे। कोई भी हितेश के लिए खून का थैला नहीं बनना चाहता था। सभी को अपनी जिंदगी प्यारी थी। हितेश एक ऐसा व्यक्ति था जो एक शिष्य के लिए हर संप्रदाय को मिटा सकता था। वे यह अनुभव नहीं करना चाहते थे कि अगर वे उनकी निचली रेखा को छूते हैं तो वह क्या कर सकता है। कुछ लोग तो यहाँ उपस्थित होने और यह रहस्य सुनने पर अफसोस भी कर रहे थे। धमकी देने के बाद हितेश पीछे नहीं रुका। इसके बजाय वह उस कमरे की ओर चला गया जहां फीनिक्स आराम कर रहा था, लेकिन वह अचानक रुक गया। उफ, मैं इतना बुनियादी समाधान कैसे भूल सकता हूँ। वह तेजी से अल्केमी हॉल मैनेजर की ओर वापस भागा। कीमिया हॉल मैनेजर को एहसास हो गया था कि उसने गलती की है। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से वह सबसे ज्यादा डरी हुई थी। ये तब और भी बुरा हो गया जब उसने हितेश को अपनी ओर वापस आते देखा। एल्डर रेन, मेरे खून का स्वाद अच्छा नहीं है। नहीं, इसका स्वाद बिल्कुल घिनौना है। कृपया ऐसा न करें। वह डर के मारे पीछे हट गई। अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? हितेश ने जवाब में उपहास किया। मैं किसी और चीज के लिए लौटा था। वो गोलियां जो यादों के पिछले 1 घंटे को मिटा देती हैं। उन्हें ले आओ। मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता कि वे अपना मुंह बंद रखेंगे। चूंकि हमारे पास बेहतर समाधान है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वह कीम छोटी या हॉल मैनेजर भी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। वह इतनी डरी हुई थी कि वह ऐसी बात भी भूल गई। उसने जिया के कहने पर खुद पर भी वह गोली इस्तेमाल कर ली। वह अभी भी नहीं जानती थी कि हितेश ने कमरे में जिया के साथ क्या बातचीत की थी, जबकि वह उस समय वहीं मौजूद थी जब ये सब हुआ, और यह सब उस गोली की वजह से हुआ। वह जल्दी से भागी और याददाश्त मिटाने वाली गोली लेकर वापस आए। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक गोली दी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई धोखा न करे, उन्हें इसे खाते हुए देखा। कुछ ही मिनटों में हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की पिछले 1 घंटे की यादें भूल गईं, यहां तक कि हितेश से असंबंधित बातें भी। जब तक वे होश में आए, वे सभी भ्रमित हो चुके थे। कुछ को अपने कमरे से बाहर निकलने की याद थी, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे कीमिया हॉल में कैसे पहुंच गए। एक बार फिर उन्होंने हितेश को देखा। एल्डर रेन, एक युवक जिसने हितेश को पहले देखा था, चिल्लाया। क्या उन्होंने एल्डर रेन कहा? हम, तुम्हारा मतलब राक्षसी बुजुर्ग से है, वह जो खून पीता है। फिर से वही बातचीत शुरू हुई, लेकिन इस बार हितेश उतना नाराज नहीं था। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि गोली ने काम कर दिया था। बहुत बेहतर, हितेश ने जाने से पहले टिप्पणी की। अल्केमी हॉल मैनेजर अत्यंत सम्मानजनक और क्षमा प्रार्थी भाव से उनके पीछे पीछे आया। हॉल मास्टर, जिया कहाँ है? उसने उस युवा लड़की से पूछा जब वह उस कमरे के सामने रुका जहां उसके फीनिक्स का इलाज चल रहा था। उसे घर पर ही रहना चाहिए, लेकिन कोई उसे आपके आने की सूचना देने गया है। उसे जल्द ही यहाँ आ जाना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सभी मेरे साथ किसी दुर्लभ प्राणी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसे हर कोई देखना चाहता है। उसने दरवाजा खोलते हुए और हॉल के अंदर कदम रखते हुए पूछा। फीनिक्स जमीन पर सो रहा था, उसके पंख पूरी तरह से ठीक हो गए थे। घाव का एक भी निशान नहीं बचा था। हितेश को यह देखकर राहत मिली कि वह पहले से बेहतर दिख रही है। इससे उसके दिल का बोझ भी कुछ कम हुआ। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, फीनिक्स को उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और उस पर नजरें गड़ा दी। तुम कैसी हो, छोटी? हितेश ने धीरे से पूछा जैसे ही वह पौराणिक जानवर के पास पहुंचा। उसके सिर को धीरे से थपथपाया। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? फीनिक्स खुशी से चिल्ला उठी, उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। ये स्पष्ट था कि वह हितेश की वापसी से बहुत खुश थी। उसे तुम्हारी बहुत याद आती थी, अल्केमी हॉल मैनेजर ने कमरे के बाहर से हितेश को बताया। उसने कई बार भागने की भी कोशिश की, शायद तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या तुम घर जाना चाहती हो? हितेश ने फीनिक्स से पूछा, ये जानते हुए कि वह इस कमरे से आज़ादी चाहती थी। कौन सा पौराणिक जानवर हर दिन एक कमरे में बंद रहना पसंद करता है? अगर उसकी सुरक्षा और उपचार के लिए नहीं होता तो वह भी उसे यहाँ नहीं छोड़ता। फीनिक्स ने अपना सिर हिलाया जैसे वह उसकी बातें स्पष्ट रूप से समझ सकती हो। अच्छा, हितेश ने पौराणिक जानवर को थोड़े समय के लिए अपनी सूची में रखा ताकि उसे बाहर निकालना आसान हो सके, क्योंकि दरवाजे के खुलने का स्थान उसके लिए बहुत छोटा था। हाँ, कैसे? कीमिया हॉल मैनेजर दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि हितेश ने मिथिकल बीस्ट को कहाँ रखा है।
क्या वह भी 7वें दर्जे का बीस्ट मास्टर या उससे ऊपर का था? केवल वे ही अपनी आंतरिक दुनिया में एक पौराणिक जानवर जैसी चीज रख सकते थे। इसके अलावा एकमात्र अन्य विकल्प एक बहुत ही अनोखे खजाने को अपने पास रखना था। पूरे पूर्वी महाद्वीप में, जहां तक वह जानती थी, केवल फैंग यू के पास ही ऐसा कुछ था। यहां तक कि हॉल मास्टर भी ऐसा नहीं कर सकता था। बस, तुम क्या हो? उसने अविश्वास में पूछा। वह समझ सकती थी कि जिया उसके प्रति इतनी आसक्त क्यों थी। जब वह जिया के बारे में सोच रही थी, तो एक बच्चे जैसी आकृति तेजी से उसके पास से गुजरी और कमरे में प्रवेश कर गई। जिया ने जल्दी से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और एक ध्वनिरोधी अवरोध खड़ा कर दिया। अल्कमी हॉल मैनेजर बाहर बंद हो गया, कुछ भी सुनने में असमर्थ था। तुम क्या कर रहे हो? हितेश ने पूछा, महान बुजुर्ग के अचानक और असामान्य व्यवहार से भ्रमित होकर। तुमने अचानक दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुमने समुद्री ड्रैगन का खून क्यों लिया? जिया ने शब्दों या अभिवादन के साथ खेलने में कोई समय बर्बाद किए बिना पूछा। कौन सा खून? हितेश की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। समुद्री ड्रैगन साम्राज्य में महारानी अपने सिंहासन पर बैठी थी। उससे कुछ ही दूरी पर उसके शूरवीर एक बाहरी व्यक्ति पर अपने हथियार तान रहे थे, जो अकेले ही यहां पहुंचा था। उस व्यक्ति ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, केवल उसका चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसके काले लबादे पर गंदगी के कुछ निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शुद्ध सफेद दस्ताने अभी भी पूरी तरह से साफ थे। समुद्री ड्रैगन महारानी ने उस आदमी को संकीर्ण आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रही थी कि उसे उस आदमी की बात सुननी चाहिए या नहीं। मिस्ट ने मेरे लोगों के साथ जो किया उसके बाद तुम अकेले यहाँ आने के लिए बहादुर हो। मुझे एक कारण बताओ कि तुम्हें यहीं क्यों न मार दिया जाए और तुम्हारी लाश उसे वापस न भेज दी जाए। उसने अपने भाई को खो दिया था। गुस्से में उसने अपने शूरवीरों को किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को खोजने के लिए सतह पर भेजा। उन्होंने अपने रास्ते में कई शहरों को नष्ट कर दिया। उसके शूरवीर रक्त सागर से आए और उन्होंने सतह को उन नागरिकों के रक्त से सागर में बदल दिया जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने मिस्ट को खुद बाहर आने के लिए मजबूर किया। वे बस उससे अपराधी को सौंपने की मांग करने वाले थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय मिस्ट ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में मिस्ट ने हजारों समुद्री ड्रैगन शूरवीरों को मार डाला। ही वे अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गए थे। केवल कुछ ही शूरवीर जीवित बच पाए और महासागर में भागकर समुद्री ड्रैगन साम्राज्य में वापस लौट आए। यहां तक कि महारानी भी घायल हो गई थी। उस युद्ध में मिस्ट ने ही सब कुछ बदल दिया था। उन्हें यूं ही अधिपति नहीं कहा जाता था। भले ही समुद्री ड्रैगन साम्राज्य के शाही शूरवीर ताकत में एसएसएस रैंक के नायकों या महान बुजुर्गों के बराबर थे, लेकिन उनकी तुलना मिस्ट या फैंग यू से भी नहीं की जा सकती थी। यहां तक कि समुद्री ड्रैगन महारानी भी उनसे थोड़ी कमजोर थी। एक महान बुजुर्ग और फैंग यू के बीच ताकत का अंतर, या एक एसएसएस रैंक हीरो और मिस्ट के बीच का अंतर एक रॉयल नाइट और समुद्री ड्रैगन महारानी के बीच ताकत के अंतर से बहुत बड़ा था। भले ही वह मिस्ट से लड़ सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके लिए उस लड़ाई को जीतना असंभव था, कम से कम सतह पर तो नहीं। अंत में वह केवल एक गुस्से को निगल सकती थी और अपनी विफलता पर गुस्सा करते हुए समुद्र में वापस लौट सकती थी। उसका भाई मारा गया और वह अपना बदला भी नहीं ले सकी। मानो उसका मजाक उड़ाते हुए दक्षिणी साम्राज्य से एक व्यक्ति अचानक समुद्री ड्रैगन साम्राज्य में आ पहुंचा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति महाद्वीप का कोई साधारण नागरिक भी नहीं था। वह माइथिकल हीरो अकादमी के सदस्य थे और वहां प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। मुझे एक कारण बताओ कि तुम्हें यहीं क्यों न मार दिया जाए और तुम्हारी लाश वापस उसके पास न भेज दी जाए। युवक डरने की बजाय मुस्कुराया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें 2 कारण बताऊं? महारानी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन उसने उसे बीच में नहीं रोका। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि इस व्यक्ति को इतना आत्मविश्वास किस बात ने दिया। क्या वह वाकई सोचता था कि वह उसे नहीं मारेगी? पहला कारण होगा सेलेस्टियल ड्रैगन का हृदय। मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं, अनाम व्यक्ति ने कहा। समुद्री ड्रैगन महारानी के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। उस क्षण पूरे हॉल में एक भयानक हत्या का इरादा छा गया। सेलेस्टियल ड्रैगन समुद्री ड्रैगन के लिए एक देवता था। वह सिर्फ एक देवता ही नहीं था बल्कि उनका पूर्वज भी था। जब समुद्री ड्रैगन जीवित था तो ड्रैगन को इस दुनिया में एक दिव्य अस्तित्व माना जाता था। अधिपति क्या था? सेलेस्टियल ड्रैगन के सामने बस एक कमजोर व्यक्ति। सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन ही नहीं, बल्कि उस दौर के दूसरे ड्रैगन भी बहुत ताकतवर थे।
आज के ड्रैगन की तुलना में वे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उस युग में एक अकेला ड्रैगन पूरे महाद्वीप को नष्ट कर सकता था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए मनुष्य उनकी दया पर निर्भर थे। मनुष्य उनके लिए मंदिर बनाते थे और उनसे प्रार्थना भी करते थे। दुर्भाग्य से वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया जब सेलेस्टियल ड्रैगन मारा गया। ये वह दिन था जब ये खूबसूरत नीला सागर लाल हो गया और सब कुछ बिखर गया। ये वह दिन भी था जब ड्रैगन्स की प्रतिष्ठा गिर गई। उन्होंने न केवल अपने भगवान को खो दिया बल्कि अपनी विरासत भी खो दी। जिस समुद्र में दिव्य ड्रैगन का खून गिरा था वहां हर अस्तित्व शापित था। अब भी ड्रैगन उसी शाप के तहत जी रहे थे, अपने पूर्वजों के वंश को जगाने में असमर्थ थे। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका समुद्र को शुद्ध करना था। जो कहना जितना आसान था करना उतना ही मुश्किल था। यह दिव्य ड्रैगन का खून था। कोई भी खजाना इसे रोक नहीं सकता था। एकमात्र चीज जो इस रक्त और अभिशाप को अपने अंदर रोक सकती थी वह था उस अस्तित्व का हृदय जिसका यह मूल रूप से हिस्सा था। दुर्भाग्य से जिस दिन सी ड्रैगन की मृत्यु हुई उसका शरीर भी गायब हो गया था। सी ड्रैगन का दिल ढूंढना तो दूर, उन्हें उसका कोई निशान भी नहीं मिला। सदियों से समुद्री ड्रैगन साम्राज्य का प्रत्येक शासक दिव्य ड्रैगन की लाश और उसके भीतर स्थित हृदय की खोज करता रहा था। दुर्भाग्य से कोई भी इसका पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ था। और अब एक व्यक्ति था जो दावा कर रहा था कि वह उन्हें इसे खोजने में मदद कर सकता है। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह आदमी ड्रैगन्स का दोस्त भी नहीं था। आप इसे खोजने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? जब ये गायब हुआ था तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। समुद्री ड्रैगन महारानी की आवाज संदेह से कांप रही थी, फिर भी अंदर ही अंदर आशा की एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। वह उस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह चाहती थी कि यह सच हो। यदि ड्रैगन अपना अभिशाप हटा सके तो वे अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये सच है कि मैं उस युग में पैदा नहीं हुआ था, नामहीन व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन आपकी मदद करने के लिए मुझे उस युग में पैदा होने की जरूरत नहीं है ना? यही कारण है कि हमें हीरो कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने साल के हैं या हम कब पैदा हुए। जो मायने रखता है वह है हमारा रक्त वंश और हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। मुझे यकीन है कि आप इसे किसी से भी बेहतर जानते हैं क्योंकि आपने मिस्ट का सामना किया था जो आपसे बहुत छोटा है। मिस्ट का नाम सुनकर महारानी का चेहरा और भी काला पड़ गया। भले ही मुझे विश्वास हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? हम दुश्मन हैं, या यूं कहें कि इस मदद के बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने अपना प्रश्न संशोधित किया, यह महसूस करते हुए कि वह यहाँ तभी आ सकता है जब उसे उससे कुछ चाहिए हो। वह अपनी दयालुता के कारण उसकी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आया था। इससे पहले कि आप पूछें कि मुझे क्या चाहिए, क्या आप मुझे न मारने का दूसरा कारण नहीं जानना चाहते? अनाम आदमी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके होठों का कोना ऊपर उठ गया और उसने अपना सवाल पूछा। महारानी की भौहें और गहरी हो गईं। मुझे बताओ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके भाई को मारने वाले व्यक्ति को खोजने में आपकी मदद कर सकता हूं, नामहीन व्यक्ति ने उत्तर दिया। इसलिए यदि आपको मेरी मदद मिलती है तो आप अपने दिल की दो सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप उस अभिशाप को तोड़ सकते हैं जिसने ड्रैगन को प्रतिबंधित कर रखा था, और आप अपने भाई को मारने वाले व्यक्ति से अपना बदला ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, उनके शब्द की सी राक्षस के मुंह से निकले आकर्षक शब्दों की तरह लग रहे थे। वह ये भी जानता था कि समुद्री ड्रैगन महारानी उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम मुझसे क्या चाहते हो? समुद्री ड्रैगन महारानी ने अपना मुख्य प्रश्न दोहराया। अब वह जानती थी कि वह उसकी मदद कैसे कर सकता है। वह नहीं जानती थी कि यह सच है या नहीं, लेकिन वह जोखिम उठाने को तैयार थी। भले ही वह उसे सेलेस्टियल ड्रैगन का दिल खोजने में मदद न कर सके, लेकिन उसके लिए सिर्फ हितेश को ढूंढना ही काफी था। वह उसे अपने हाथों से नष्ट करना चाहती थी। जब तक वह आदमी उसे अपने साम्राज्य को धोखा देने या समुद्री ड्रैगन के लिए हानिकारक कुछ भी करने के लिए नहीं कहता, वह किसी भी शर्त को सुनने के लिए तैयार थी। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब समय आए तो तुम मेरे लिए कुछ लोगों को मार डालो, नामहीन आदमी ने कहा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 4 अधिपतियों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें मैं मरवाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मारना तुम्हारे लिए कठिन होना चाहिए। तुम खुद ही उन्हें क्यों नहीं मार देते? समुद्री ड्रैगन महारानी ने पूछा। भले ही यह आदमी उसके जितना ताकतवर न हो, लेकिन उसे यकीन था कि वह उन लोगों को मारने के तरीके खोज सकता है।
अगर वह सेलेस्टियल ड्रैगन का दिल भी मिस्ट को सौंप देता तो बदले में वह उन लोगों को मारने में उसकी मदद करती। तो वह महाद्वीप से इतनी दूर क्यों आया? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, आदमी ने जवाब दिया। जब तक तुम मेरी मदद के बदले में मेरी मदद करने के लिए ड्रैगन की शपथ लेते हो। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हें अभी सेलेस्टियल ड्रैगन के दिल का ठिकाना बता दूंगा। समुद्री ड्रैगन महारानी को यकीन नहीं था कि उसकी बातें कितनी सच थीं, लेकिन फिर भी वह खड़ी हो गई। मैं अपने वंश की शपथ लेता हूं। जब तक आप मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन का हृदय और मेरे भाई के हत्यारे को खोजने में मदद कर सकते हैं, मैं उन सभी को मारने में आपकी मदद करूंगा जिन्हें आप मारना चाहते हैं, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो। उसने शाही दरबार में सबके सामने शपथ ली। एक ड्रैगन के लिए अपने वंश की शपथ ही सब कुछ थी। यदि वे अपनी शपथ तोड़ देते तो उन्हें मृत्युदंड नहीं मिलता था, बल्कि परिणाम बहुत बुरा होता था। अगर वे ड्रैगन की शपथ का सम्मान नहीं करते तो उन्हें मौत से भी बदतर स्थिति में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता। उस स्थिति में मौत को भी केवल दया ही कहा जा सकता था। जैसे ही उसने अपनी शपथ पूरी की, सफल शपथ के प्रमाण के रूप में उसकी गर्दन पर रक्त लाल निशान दिखाई दिया। अच्छा, अनाम व्यक्ति ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। स्वर्गीय ड्रैगन का हृदय पश्चिमी महाद्वीप में है। इससे पहले कि समुद्री ड्रैगन महारानी कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने पूछा, क्या तुमने तलवार सम्राट के बारे में सुना है? पवित्र साम्राज्य की स्थापना से पहले पश्चिमी महाद्वीप का अंतिम सच्चा सम्राट कौन था? समुद्री ड्रैगन सदियों से सेलेस्टियल ड्रैगन की लाश की खोज कर रहे थे। उन शताब्दियों के दौरान उन्होंने चारों महाद्वीपों के बारे में काफी जानकारी एकत्र कर ली थी, यहाँ तक कि वह जानकारी भी जो इस युग में लंबे समय से दफन और भुला दी गई थी। तलवार सम्राट उन लोगों में से एक था जिसका पूरा अस्तित्व पवित्र साम्राज्य द्वारा दफना दिया गया था और भुला दिया गया था। केवल मुट्ठी भर लोग ही ऐसे थे जिन्हें ये नाम याद था। अच्छा, फिर तो समझाना आसान हो जाएगा, नामहीन आदमी मुस्कुराया। समुद्री ड्रैगन का खून, जिया ने दोहराया। मेरे साथ बेवकूफ़ी मत करो। तुम ठीक से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हितेश ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी उलझन में था। उसे समझ नहीं आया कि जिया को सी ड्रैगन के बारे में कैसे पता चला। क्या उसने कहीं कोई गलती की है? मैं तुम्हें खोजने तुम्हारे घर गई थी, जिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वहां मुझे तुम्हारे बिस्तर के नीचे सी ड्रैगन के खून का निशान मिला। अब दिखावा बंद करो और मुझे बताओ कि यह वहां क्यों था। स्पष्टीकरण सुनते ही हितेश के होंठ फड़कने लगे। जिया की खोज ने हितेश को एक पल के लिए अवाक कर दिया और वह स्पष्टीकरण देने की कोशिश करने लगा। उसे यकीन था कि जब उसने आखिरी बार सी ड्रैगन की लाश निकाली थी तो उसने फर्श को अच्छी तरह से साफ किया था। क्या उसने वाकई बिस्तर के नीचे कोई निशान छोड़ा था? अगर उसने वहां कुछ छोड़ा भी था तो शायद इसलिए क्योंकि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो वह इतनी आसानी से उस पर ध्यान कैसे दे सकती थी? क्या आप पिछले जन्म में चूहा थे? उसने अवचेतन मन से पूछा। क्या कुछ नहीं? ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हितेश ने अपनी आंखें घुमाए और आगे कहा, मेरे घर में खून? आप कह रहे हैं कि जब मैं वहां नहीं था तब कोई और मेरे घर में घुस आया और खून छोड़ गया? क्या ये कोई काला जादू है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? उन्होंने कहा, मैं भी मुश्किल से ही अपने घर पर रहता हूं। तो फिर खून कहां से आएगा? यह विपक्षी दलों द्वारा मुझे बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूं। उसने जिया के कंधे थपथपाए और उसके पास से चला गया। जिया अभी भी उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। काला जादू, विपक्षी दल, आखिर वह किस बारे में बात कर रहा था? जब तक वह होश में आए, हितेश उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। हितेश अपने घर की ओर उड़ता हुआ मन ही मन सोच रहा था, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो शायद पश्चिमी महाद्वीप पर जाना बुरा भी नहीं होगा। हितेश रास्ते में महान बुजुर्ग जिया से बचते हुए 9वीं चोटी पर लौट आया। रास्ते में वह वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक था कि जिया ने सी ड्रैगन के खून को पहली बार कैसे पहचाना। क्या संप्रदाय में सी ड्रैगन के बारे में वास्तव में इतनी जानकारी उपलब्ध थी? वह अपने घर वापस गया ताकि जो भी निशान उसने गलती से छोड़े थे उन्हें मिटा सके। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। सावधानी से वह हॉल के अंदर उतरा। जैसे ही उसके पैर लकड़ी के फर्श पर पड़े, एक मीठी खुशबू ने उसकी सारी इंद्रियों पर हमला कर दिया। एक व्यक्ति उसके गले लगा, उसके साथ एक मीठी खुशबू थी जिससे वह बहुत परिचित था।
ये खुशबू शियू यंग की थी। तुम वापस आ गई हो। हितेश ने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेटा। उसे यह समझने में कुछ पल लगे कि वे उस जगह पर अकेले नहीं थे। अपनी दृष्टि के कोने से उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। बूढ़ा आदमी हॉल के कोने में कैदी की तरह पड़ा हुआ था। वह व्यक्ति कौन है? उसने शियू यंग से अलग होते हुए पूछा। वह व्यक्ति साधक के रूप में विशेष रूप से मजबूत नहीं लग रहा था, लेकिन वह सरल भी नहीं लग रहा था। वह एक बीस्ट मास्टर है। जिया को छोड़कर वह महाद्वीप पर सबसे अच्छा होना चाहिए। उसे खोजने में काफी प्रयास करना पड़ा, लेकिन वह आपके फीनिक्स की मदद करने में सक्षम होना चाहिए, जियू यंग ने समझाया। हितेश को पता था कि जियू यंग उसकी घायल फीनिक्स को ठीक करने का तरीका खोज रही थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा करने के लिए एक जानवर मास्टर को पकड़ लेगी। काफी समय तक वह शब्दों के अभाव में था। यह विशेष रूप से अजीब था क्योंकि उसका फीनिक्स पहले से ही पूरी तरह से ठीक था। जियू यंग के लिए यह सिर्फ एक व्यर्थ प्रयास था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह केवल शियू यंग का शुक्रिया अदा कर सकता था। उसने उसे यह नहीं बताया कि उसकी फीनिक्स पहले से बेहतर है। यदि संभव हो तो वह नहीं चाहता था कि उसे ऐसा लगे कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ था। अब जब आप उसे यहाँ ले आए हैं तो ये केवल समय की बात है कि मेरा फीनिक्स ठीक हो जाएगा, उन्होंने अत्यंत आभारी होते हुए कहा। शियू यंग एक बच्चे की तरह मुस्कुराई जो वाकई उत्साहित था। भले ही उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी यह नहीं छिपा सका कि जब वह मुस्कुराती थी तो वह कितनी खूबसूरत दिखती थी। उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट के साथ चमक रही थीं, जो उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को मदहोश कर देने के लिए पर्याप्त थी। उसे बाहर ले आओ। चलो अभी उसे जांच लेते हैं, उसने सुझाव दिया। हितेश हिचकिचाया। वह जानता था कि अगर वह अपना फीनिक्स बाहर ले आया तो जियू यंग देखेगी कि वह पहले से ही ठीक है। उसे टालने की जरूरत थी। उसने बीस्ट मास्टर की ओर देखा, उसके दिमाग में एक विचार उभर रहा था। उसे बाहर लाने से पहले आइए उससे पूछे कि क्या ये जगह इलाज के लिए उपयुक्त है। वह फर्श पर लेटे बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उसके मुंह पर से टेप हटा दिया। सामान्य परिस्थितियों में वह व्यक्ति उन्हें उसका अपहरण करने के लिए कोसना शुरू कर देता, लेकिन वह अजीब तरह से चुप था। हितेश को आश्चर्य हुआ कि जियू यंग ने उसे रास्ते में कितना डरा दिया था। बूढ़ा आदमी एक पालतू जानवर की तरह लग रहा था। मैं वास्तव में आपकी इतनी दूर आकर मेरी मदद करने के लिए आभारी हूँ, हितेश ने उस आदमी से कहा। मैं पूछना चाहता था, क्या ये जगह वाकई पर्याप्त है? बूढ़े आदमी ने पीछे बैठी महिला की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, यह अच्छी बात है। हितेश मुस्कुराया और खड़ा हो गया। ओह रुको, मैंने भी अतीत में कुछ सुना है। फीनिक्स यांग ऊर्जा वाला एक पौराणिक जानवर है। महिलाओं में यिन ऊर्जा होती है। उसे भी यहाँ रहना ठीक रहेगा, है ना? उन्होंने बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने उसे अजीब तरह से देखा। वह क्या बकवास कर रहा था? इससे क्या फर्क पड़ता है? भले ही 10 औरतें यहाँ हो, लेकिन इससे इलाज पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाला था, उसने उसे बंद कर लिया। जैसे ही हितेश ने प्रश्न पूछा, उसने अपनी तलवार सम्राट की आभा का सूक्ष्म संकेत छोड़ा, जिसे केवल उसके निकटतम व्यक्ति ही पहचान सकता था। उसने एक और शब्द नहीं बोला, लेकिन बूढ़ा आदमी पीला पड़ गया। वह समझ गया कि हितेश एक खास जवाब की तलाश में था। उसने अपनी उंगलियों से इशारा भी किया, बूढ़े आदमी को ना कहने का संकेत देते हुए। बूढ़ा आदमी, जो पहले से ही जियू यंग से डरा हुआ था, अब एक और डराने वाले व्यक्ति का सामना कर रहा था। उसके पास हितेश से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खासकर तब जब जियू यंग भी हितेश की बातों पर ध्यान दे रही थी। ये सही है। यदि उपचार के दौरान कोई महिला मौजूद है तो इससे सफलता की संभावना कम हो सकती है। उसने वही किया जो हितेश सुनना चाहती थी, भले ही वह झूठ था। जियू यंग ने भी ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी, लेकिन साथ ही उससे ये भी नहीं पता था कि यह झूठ है या नहीं। वह कोई बीस्ट मास्टर नहीं थी। यदि जिया या बीस्ट हॉल से कोई यहाँ होता तो वे इससे बेतुकी बात बताते, लेकिन जियू यंग ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे याद है कि मुझे संप्रदाय प्रमुख से मिलना था। मैं बाद में वापस आऊंगा। इससे पहले कि हितेश कुछ बोल पाती, जियू यंग पलटकर कमरे से बाहर चली गई। वह बाहर की ओर उड़ी और उस जगह से कुछ दूरी बना ली। हितेश ने दरवाजा बंद किया और बूढ़े आदमी के पास वापस चला गया। अब अच्छी तरह से सुनो। उसने उस आदमी को उसके कॉलर से पकड़ लिया। मेरी फीनिक्स का इलाज पहले ही हो चुका है।
लेकिन तुम ये सुनिश्चित करो कि तुम्हें अगवा करने में उस लड़की की मेहनत बेकार न जाए। समझे? मैं बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आया कि हितेश क्या कह रहा था। यह आदमी उससे क्या चाहता था? अगर पक्षी पहले से ही ठीक था तो उसे चीजों को इतना जटिल क्यों बनाना पड़ा? जब वह वापस आए तो तुम्हें उससे कहना होगा कि तुमने मेरी फीनिक्स की मदद की है और वह बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद पीछे देखे बिना चले जाना। समझे? बूढ़े आदमी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इस संप्रदाय में हर कोई इतना पागल क्यों है? अंत में वह केवल सिर हिला सका। जियू यंगकोर क्षेत्र की ओर उड़ रही थी। एक एल्डर के रूप में उसे स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति थी। आखिरकार वह वहीं रुकी भी। हालांकि रास्ते में हितेश का नाम सुनते ही वह अचानक रुक गई। एल्डर रेन बहुत सुंदर हैं। काश मैं उनसे शादी कर पाती। एक महिला शिष्या एक पेड़ के नीचे बैठी हुई अपनी सहेली से बात कर रही थी। जवाब में एक और लड़की हंस पड़ी। सपने देखते रहो, अगर कुछ भी हो तो एल्डर रेन एल्डर झांग से शादी करेंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि प्रवेश परीक्षा के दौरान वे कितने करीब थे? लड़की ने कहा, वे दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वे संप्रदाय में सबसे आदर्श जोड़ी हो सकते हैं। उसे अभी भी वह समय याद है जब उसने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था और हितेश और झांग वेई को एक साथ देखा था। वह संप्रदाय की नई शिष्या थी जो यू लिन और ये लियांग के समान बैच से आई थी, लेकिन वह किसी भी एल्डर द्वारा चयनित होने में विफल रही थी। वह केवल एक आंतरिक शिष्या बनने